पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि धातु क्या होते हैं, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, धातुओं के भौतिक गुण और रासायनिक गुण, इन इन बातों पर हम लोगों ने चर्चा किया। तो अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज धातु की अभिक्रियताशीलता का क्रम देखते हैं। धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। धातुओं की सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। धातुओं की सक्रियता श्रेणी है क्या चीज, यहाँ पे हम देखेंगे। तो आप हम लोग देखें, जैसे कोई भी है, किसी भी तरीके से है, एक नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग से मतलब उसकी काम करने की शैली या गुणों के आधार पर, या फिर अगर हम शिक्षा से संबंधित देखें तो परसेंटेज के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, एक क्रम तैयार करते हैं। ठीक, तो उसी तरह से हम इन धातुओं में भी गुण देखते हैं कि उनको, उनकी क्रियाशीलता कितना रिएक्टेबल है, कितना अधिक यह कार्य करने के लिए, कितना जल्दी शीघ्रता से ये कार्य करेगा। तो इसी आधार पे हम लोग जब इनको एक सीरीज बना कर रखते हैं, एक क्रम से व्यवस्थित करते हैं, बढ़ते हुए या फिर घटते हुए क्रम। बढ़ते हुए रख दिया जाए या फिर कैसे रख दिया जाए, घटते हुए क्रम। तो हमें क्या मिल जाएगी, एक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। उस श्रेणी को ही हम क्या नाम देते हैं, धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो उनमें कुछ धातुएं, जैसे यहाँ पे देखिए आप, हम लोग देखेंगे पोटेशियम हो जाए, पोटेशियम, पोटेशियम हो जाए, ठीक है। सोडियम ले लेते हैं, सोडियम, सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, 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 जिंक, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, आयरन, आयरन हो गया। आयरन के बाद देखेंगे एसन, टिन, ये टिन हो गया, टिन, लेड हो गया, ईबी, लेड हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर, कॉपर हो जाए, कॉपर, Hg, मरकरी, मरकरी, Au, सोना, Ag, चांदी। कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे थोड़ा सा Ag यानी कि सिल्वर पहले होगा, सिल्वर सोने से ज्यादा क्रियाशील है। Au, यहाँ पे देखें, ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी का घटता हुआ क्रम है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखें, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है, तो क्या बताएंगे आप, पोटेशियम बता दीजिए। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर क्रियाशीलता का पूछे तो क्या हो जाएगा आपका, सोडियम हो जाएगा। फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, इधर आ जाएगा आपका मरकरी, सिल्वर और एयू यानी कि सोना। सबसे कम क्रियाशील धातु अगर बोला जाए, ये उत्कृष्ट धातुओं में आ जाएगा लगभग लगभग। तो ये कौन सा हो गया आपका, सोना हो जाएगा। क्रियाशील है, क्लियर है ना इतना। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे सक्रियता श्रेणी का महत्व, सक्रियता श्रेणी का महत्व, ये क्यों जरूरी है। ठीक, तो सक्रियता श्रेणी का महत्व अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, अगर हम
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, मान लीजिए हम सोडियम धातु की क्रिया, कोई भी धातु की क्रिया किसी भी अम्ल से कर रहे हैं, ठीक? तो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से पहले ऊपर आने वाले जितने भी तत्व थे, अभी लिखा था ना, जैसे पिछले वाले में यहाँ देखिए हाइड्रोजन से पहले आने वाले, ये हाइड्रोजन से जितने भी पहले आ रहे हैं वे सब अम्ल से, वे सभी धातुएं अम्ल से इस हाइड्रोजन को क्या करेगी, विस्थापित कर देगी, ठीक, विस्थापित कर देगी। अर्थात कहने का मतलब वो है कि हाइड्रोजन से ये लोग ज्यादा क्रियाशील हैं, तो हाइड्रोजन को हटा करके अपना स्थान वहां पे रख लेंगे, ठीक। और वहीं पे जो हाइड्रोजन से नीचे धातुएं आ रही हैं वो अम्ल से हाइड्रोजन को अलग नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये आपका देखना था यहाँ पे सक्रियता श्रेणी का पहला जो महत्व है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अपने से ऊपर आने वाला तत्व, आने वाला जो तत्व होगा यानी कि धातु जो होगा अपने से ऊपर, वो खुद को क्या रिमूव कर देगा, ठीक, और वो खुद के स्थान पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये अब अगला अधातु, अधातु ये है क्या चीज, अधातुएं क्या होती है, ठीक। तो धातुओं में की तरह इनके भी तत्वों में विशेष गुणधर्म भौतिक और रासायनिक, इन दोनों गुणधर्मों में समानता और असमानता के आधार पर इनको एक श्रेणी बना ली गई है, ठीक। उसी आधार पर इनका नाम, कुछ विशेष गुणधर्मों के आधार पर हम इसका नाम अधातु देते हैं। तो अधातु है क्या चीज, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे। तो अधातु किसे कहते हैं, तो देखें धातु में आपने क्या देखा था कि धातुओं में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते थे, इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, त्याग करके धन आयन बनाते थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन अब वो लोग त्यागे तो उनको ग्रहण करने के लिए भी कोई होना चाहिए, तो ये सब लोग क्या करते हैं, ये ग्रहण करते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करें, ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखें, या फिर कह लीजिए विद्युत और ऊष्मा के क्या हो जाए, कुछ अलग हो जाते हैं, ठीक। तो क्या कहलाएंगे, किस नाम से जानेंगे आपके, अधातु के नाम से। एग्जाम्पल के तहत अगर देखा जाए यहाँ पे कार्बन ले लीजिए, सल्फर ले लीजिए, ठीक है, कार्बन हो जाए, सल्फर हो जाए, ठीक। और आपके ले सकते हैं फास्फोरस भी ले सकते हैं, ये कार्बन सल्फर फास्फोरस ये सब किसके तहत आ जाएंगे, आपके अधातुओं में आ जाएंगे। कार्बन सल्फर और ये क्या है आपका, फास्फोरस है, फास्फोरस, ये क्लियर है। तो चलिए आगे की ओर देखे हैं कि अधातुओं के, अधातुओं के गुण, अधातुओं के गुण। तो विभिन्न क्रियाशीलताओं या कह लीजिए कि भौतिक और रासायनिक विधियों के आधार पर हम इसे के दो गुण देखेंगे, एक हो जाएगा भौतिक गुण और दूसरा हो जाएगा रासायनिक, रासायनिक गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण क्या हो, पहले नंबर पे हम लोग देखेंगे ये भौतिक गुण है क्या चीज, धातुओं के अधातुओं के भौतिक गुण। तो अधातुओं जैसे जिस तरीके से हम लोगों ने धातुओं के भौतिक गुणों से संबंधित बातें सीखी, यहाँ इससे संबंधित देखेंगे। यहाँ पे देखिए पहला नंबर से देखेंगे हम लोग, वो क्या है कि आपका चमक, चमक। तो धातुओं में चमक नहीं होती है, याद रखिएगा क्या कि धातुओं में चमक नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एक अपवाद में आ गया, अपवाद, एक्सेप्शन, अपवाद, आयोडीन, आयोडीन और कार्बन का अपर रूप, कार्बन का अपर रूप, कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट, ग्रेफाइट चमकदार होते हैं, चमकदार अधातुएं हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा कि अधातुओं में चमक नहीं होती है, लेकिन याद इसमें एक्सेप्शन में अपवाद में आपको देखने को मिलेगा, जो आयोडीन है और कार्बन के अपर रूप ग्रेफाइट हो गया, ये कैसे अधातुएं हैं, चमकदार अधातुएं हैं, ठीक। तो ये आपका क्लियर हो गया। अगला पॉइंट देखिए, फिर अगला देखेंगे हम लोग, दूसरा नंबर पे विद्युत, विद्युत के, विद्युत और ऊष्मा के दोनों देखें, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक,
कुचालक होते हैं। अधातुएं कैसी होती हैं? विद्युत और ऊष्मा के क्या है? कुचालक होते हैं। लेकिन फिर यहीं पे एक्सेप्शन में एक बनेगा, अपवाद में आपको देखने को मिलेगा अपवाद, कार्बन का अपर रूप, कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक हो जाता है, विद्युत का सुचालक हो जाता है, सुचालक होता है। जो कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट है, ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग सेल में प्रयोग करते हैं ना, सेल में, ठीक, कैथोड की तरह सेल में इस्तेमाल किया जाता है इसका प्रयोग। एक जो सेल में एक छड़ लगी होती है ना, जो लंबी सी ब्लैक कलर की, और पेंसिल में भी इसका इस्तेमाल होगा। पेंसिल की नोक दोनों तरफ छील दीजिए, उसको अगर उसमें से एक दोनों तरफ वायर्स ऐड कर दिया जाए तो इस पेंसिल से भी धारा क्या होगी? प्रवाहित हो जाएगी, ठीक। वो होता है आपका क्या? ग्रेफाइट होता है। क्लियर है? चलिए अब आगे की ओर देखेंगे हम लोग। भंगुरता, तीसरे नंबर पर देखेंगे हम लोग भंगुरता। अधातुएं भंगुर होती है। अधातुएं जो होती हैं आपकी भंगुर होती है, अर्थात इन्हें अगर हथौड़ी से या किसी भी वस्तु से पीटा जाए तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, छोटे टुकड़ों में बट जाती है, ठीक है, बट जाती है। तो धातुओं में भंगुरता का गुण उपस्थित होता है। चलिए देखें, चौथे नंबर पे देखेंगे हम तन्यता। तन्यता, तन्यता तो अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता, अर्थात इसे तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता, खींच करके तार के रूप में हम इसे नहीं बना सकते हैं। पांचवें नंबर पे आप देखेंगे आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण भी उपस्थित नहीं होता, ठीक है ना। ये आघात वर्धनीय अधातुएं होती है, इनमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया। यहाँ पे जैसे भंगुरता है, अगर ये टूटता नहीं, अगर ये गुण नहीं होता, भंगुरता का गुण नहीं होता, तो 100% यहाँ पे आघात वर्धनीयता का गुण उपस्थित है। तो यहाँ पे भंगुरता का गुण होने के कारण ये आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता है, ठीक। ये तोड़ देंगे, हथौड़ी से कूटेंगे, पीटेंगे, ये क्या करेगा? ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आघात वर्धनीयता किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसको पीट पीट करके क्या चादर बनाई जा सकती है। जब चादर हम नहीं बना सकते तो ये आघात वर्धनीय अधातुएं नहीं होती, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कठोरता, क्या देखेंगे हम लोग? कठोरता, अगला पॉइंट जो मिलेगा आपको, कठोरता। अधातुएं कठोर नहीं होती, ठीक है, अधातुएं जो है कठोर नहीं होती हैं। अधिकांश अधातुएं जो है आपकी कठोर नहीं होगी। लेकिन वहीं पे देख लीजिए, कार्बन का अपर रूप तो हीरा होता है, हीरा है ना, सबसे कठोर पदार्थ माना गया है हीरे को, क्लियर है ना। कार्बन का अपर रूप जो है हीरा, उसे सबसे कठोर पदार्थ की श्रेणी में रखा गया है। फिर अगला पॉइंट जो होता है कौन, छठा था ये, तो अब आगे हो जाएगा आपका सातवां पॉइंट, ठीक। अब यहाँ पे देखिए गलनांक, गलनांक और क्वथनांक, क्वथनांक, धातुओं की अपेक्षा गलनांक और क्वथनांक इनका निम्न होता है, ठीक है भैया। धातुओं जितना जैसे धातुओं का गलनांक और क्वथनांक क्या था? उच्च था, तो यहाँ पे धातुओं की अपेक्षा इन लोगों का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होगा, ठीक। अगला देखिए घनत्व, घनत्व, यहाँ पे घनत्व देखेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कार्बन का इस अपवाद में आ जाएगा, कार्बन जो कार्बन है, कार्बन ले लीजिए, और बोरान ले लीजिए, सिलिकॉन ले लीजिए, कार्बन, बोरान और सिलिकॉन, ये इन का गलनांक और क्वथनांक कई ऐसी धातुएं हैं जिनसे उच्च हो जाएगा आपका। कार्बन हो गया, बोरान हो गया और ये सिलिकॉन हो गया, तो ये ऐसी अधातुओं के अंतर्गत आ जाएंगी जो कई धातुओं की अपेक्षा इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, ठीक है भैया। आगे की ओर बढ़ता हूं। घनत्व, इनका घनत्व निम्न होता है, जो इनका घनत्व है आपका सामान्यतः बहुत कम होता है, ठीक। लेकिन
कुछ अधातुएं ऐसी हैं जिनका घनत्व जो है धातुओं की अपेक्षा अधिक होता है। धातुओं की अपेक्षा इनका घनत्व जो है क्या होता है, अधिक होता है। जैसे हीरा ले लीजिए, आयोडीन ले लीजिए, इनका घनत्व जो है हीरा, आयोडीन, ये जो ऐसी अधातुएं हैं, मतलब कि हीरा कार्बन का प्ररूप है, आयोडीन एक मूल तत्व है, तो इनका घनत्व कई ऐसी धातुएं हैं जिनसे क्या है, कहीं अधिक देखने को आपको मिल जाएगा। तो क्लियर हुआ? यहाँ आपने क्या देखा कि घनत्व। अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट है ध्वनि। ध्वनि, अब जैसे धातुओं को हम लोग क्या कर रहे थे, पीट रहे थे हथौड़ी से या किसी अन्य वस्तु से, तो उनमें ध्वनि उत्पन्न हुआ करती थी। लेकिन ऐसा गुण इसमें अधातुओं में ऐसा गुण देखने को आपको नहीं मिलेगा। अधातुओं में ध्वनि उत्पन्न करना संभव नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट देखने को मिलेगा विलेयता। विलेयता, ठीक है, ये विलेयता की दृष्टि से अगर देखें हम, तो अधातुएं विभिन्न रासायनिक अधातुएं जो होती हैं अनेक द्रव विलायकों में घुल जाते हैं। ठीक, कोई भी कुछ अनेक ऐसे द्रव विलायक हैं जिनमें अधातुओं को हम आराम से घोल सकते हैं। जैसे सल्फर ले लीजिए, ठीक है, इसको हम किसमें आराम से द्रव में विलय कर सकते हैं, यानी कि मिला सकते हैं। ठीक, द्रव में क्या किया जा सकता है, मिलाया जा सकता है। जैसे क्लोरीन भी हो गया, ठीक, आयोडीन हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब क्या है, जल में भी घुल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा, अधातुओं का भौतिक गुण। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि अधातुओं का रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे स्टार्टअप देते हैं। जिस तरह से हमने देखा था कि धातुओं में रासायनिक गुण थे, ऑक्सीजन से क्रिया, अन्य किसी गैसेस से क्रिया करके कुछ न कुछ नया पदार्थ बनता था, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ हम अधातुओं की भी क्रिया कराएंगे तो कुछ नया पदार्थ बनेगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, अब जैसे हम ले लें अधातुओं की क्रिया अगर ऑक्सीजन से कराते हैं, ठीक है, तो अधातुओं की अगर ऑक्सीजन से कराते हैं तो ऑक्साइड प्राप्त होती है, अधात्विक ऑक्साइड प्राप्त होती है। ले लीजिए जैसे पहला नंबर पे यहाँ पे देखिए अधातुओं की क्रिया ऑक्सीजन से, धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया। अब जब कभी भी आप अधातुओं की क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो अधात्विक ऑक्साइड बनेगा। एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए, जैसे कार्बन की क्रिया किससे करा दिया जाए, ऑक्सीजन से। ठीक है, ये कार्बन की क्रिया किससे हम करा रहे हैं, ऑक्सीजन से करा रहे हैं। ठीक, तो अब हमारे पास बन करके क्या तैयार होगा, देखिए आप कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ ऊष्मा उत्सर्जित हो जाएगी, ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, ये हो गया अधातुओं की कार्बन से अब क्रिया कराने के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब अधातुओं की क्रिया हम जल से कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अधातुएं जल से कोई क्रिया नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, सामान्य अवस्था में अधातुएं जल से कोई क्रिया नहीं दिखाती। अधातुएं सामान्य अवस्था में कोई क्रिया नहीं दर्शाती है, या कहीं कोई क्रिया नहीं करती है। ठीक है भैया, दर्शाती है। अधातुएं सामान्य अवस्था में जल से कोई क्रिया नहीं करते हैं। ठीक, अब आप आगे देखें अम्लों से क्रिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है अधातुएं अम्ल से कोई भी क्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। अधातुएं अम्ल से क्रिया नहीं करती हैं, किंतु अगर वहीं पे फोटानों की कोटि इलेक्ट्रॉनों से की हो जाए तब यह अम्ल से भी क्रिया प्रदर्शित कर देंगे। क्लियर है? अगला पॉइंट देखेंगे हम
अधातुओं की क्लोरीन से क्रिया कराने पर, अधातुओं की क्लोरीन से, अधातुओं की क्लोरीन से क्रिया कराने पर क्लोराइड बनते हैं, क्लोराइड बनते हैं। चलिए देखिए, जैसे हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, फास्फोरस ले लेते हैं, ठीक है, फास्फोरस। अब इसकी क्रिया किससे करा देते हैं, क्लोरीन से करा देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम क्लोरीन से कराएंगे तो ये आपका बनेगा क्या, ये PCl3, ठीक है, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड बनेगा, क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या ये संतुलित है, तो देख लेते हैं, चेक करते हैं इसको हम, संतुलित है या फिर संतुलित नहीं है। यहाँ पे देखो फास्फोरस 4 है, इधर कितने हैं आपके पास, एक ही है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम 4 बना देते हैं। अब इधर फास्फोरस तो संतुलित हो गया, लेकिन क्लोरीन अनबैलेंस हो जाएगा। क्लोरीन जब अनबैलेंस हुआ तो अब क्लोरीन कितना होगा, इधर 12, तो हम इधर भी 12 कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना कर दे, ये 6 से फिर क्रिया करा दे। तो यहाँ तक स्पष्ट हुआ, आगे की ओर बढ़ जाए तो चलिए ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो अब अगर हम अगला जो है, अगला पॉइंट लें तो 5वां है, अधातुओं की क्रिया जल से कराने, जल से हाइड्रोजन से कराएंगे। यहाँ तो जल से क्रिया करा चुके, हाइड्रोजन से कराते हैं। अधातुओं की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं, हाइड्रोजन से कराने पर हाइड्राइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, हाइड्राइड प्राप्त होगा, ठीक है। कोई भी अधातु है उसे हम, अगर हम अधातुओं की क्रिया मतलब हाइड्रोजन से जब क्रिया कराएंगे तो हमें क्या बन करके तैयार होगा, हाइड्राइड प्राप्त, ठीक है। तो जैसे हम ले लेते हैं नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन लिए। अब नाइट्रोजन की क्रिया किससे करा दे रहे हैं आप, ये जल से, हाइड्रोजन से करा दे रहे हैं। तो जब नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे तो क्या बनेगा, NH3, नाइट्रोजन हाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, क्या ये संतुलित है, या अमोनिया इसी को बोलते हैं आप, अमोनिया, ये अमोनिया बन करके तैयार होगा। तो यह क्या संतुलित है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है और इधर नाइट्रोजन 1 है, तो यह संतुलित नहीं है। तो हम इसे क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे नाइट्रोजन 2, यहाँ नाइट्रोजन 2, संतुलित हो गए, लेकिन इस जगह पे हाइड्रोजन आपका अनबैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे हम इधर ये 3 गुणे ये 2, 6 हो गए हाइड्रोजन, तो यहाँ भी हमें 6 इधर भी बनाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हुआ, चलिए।